आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम अक्सर फ्लाईओवर वगैरह के नीचे देखते हैं। मगर हम ये सोचते हैं शायद ये अपनी खुशी से या काम ना करने की वजह से इन जगहों पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम उसके पीछे का इतिहास पढ़ना चाहेंगे कि वो लोग कौन होते हैं, कहाँ से आते हैं और क्यों इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक ऐसी स्टोरी से जिसकी हेडिंग है जाए तो जाए कहाँ। आप यहाँ हेडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है जतरिया भाई की। अ, जिन मतलब उनका नाम यहाँ पर जतरिया है। तो हम पढ़ते हैं क्या है। जतरिया भाई अपनी फैमिली अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे पे बैठे थे। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो जतरिया भाई हैं वो अपनी फैमिली के साथ, यानी कि फैमिली में उनकी बेटी है उसके साथ अपने दरवाजे पे बैठे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हो। वो दोनों चिड़िया का इंतज़ार कर रहे हैं। चिड़िया कौन है? इनका बेटा है। अच्छी खासी रात हो चुकी है लेकिन वो घर नहीं लौटा। 2 साल पहले जतरिया का खानदान सिंदूरी गांव से मुंबई आ गया था। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप इनकी बेटी झिमली को देख सकते हैं और इनका एक बेटा भी है चिड़िया, जिसका ये दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं। और बताया जा रहा है इनके बारे में कि ये 2 साल पहले गाँव से यहाँ मुंबई शिफ्ट हुए हैं। यहाँ सिर्फ एक ही ख़ानदान से ही इनकी दूर की रिश्तेदारी थी। यानी कि जिस जगह ये रह रहे हैं, मान लो इससे सराउंडिंग में ही इनके आसपास एक और फैमिली रहती है जिनसे इनकी दूर की रिश्तेदारी है। इनकी मदद से जतरिया भाई ने मछली पकड़ने के लिए कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया था। यानी कि इनकी ही सलाह निर्देश से इन्होंने एक काम शुरू किया है जिसमें ये कटे हुए जाल जो फ़िश कैचिंग के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसकी मरम्मत का काम शुरू किया है। लेकिन जो कमाई होती थी वो नाकाफ़ी थी, नाकाफ़ी इन द सेंस कि वो इनके गुजारे के लिए सफिशिएंट नहीं थी। इसी में से इनको खाना पीना, इलाज, स्कूल की फ़ीस और घर का किराया सभी कुछ अदा करना पड़ता था। मुंबई में तो इनको पानी भी खरीदना पड़ता था। आप सबको पता है जो सिटीज़ होती है वहाँ हर चीज़ मॉल की होती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको घर बैठे फ्री में मिल जाए। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पानी भी खरीदा जाता है। छोटा सिटी अभी कुछ पैसे कमाने के लिए करीब की मछली फैक्ट्री में काम करता था। वो सुबह 4 बजे से 7 बजे तक छोटी बड़ी मछलियों को छांटना और इनकी सफाई करता। यानी कि जो इनका बेटा है वो भी इन्हीं की तरह काम करता है, छोटा है लेकिन फिर भी वो सुबह 4 बजे उठकर फैक्ट्री जाता है, जहाँ पर वो पकड़ी हुई मछलियों को अलग करता है, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी सफाई करता है। फिर वो घर आता, थोड़ी देर सोता, दोपहर बाद स्कूल जाता। शाम को वो सब्ज़ी मार्केट में घूमता, किसी मेम साहब का सामान ढोता, कभी रेलवे स्टेशन चला जाता और पानी की खाली बोतलें ढूंढकर किसी कबाड़ी के हाथ भेज देता। बहरहाल किसी न किसी तरह वो लोग शहर में अपना गुजारा ही कर लेते थे। यानी कि वो छोटा बच्चा भी काफ़ी काम करता है। जैसे आप यहाँ नीचे जो पिक्चर है उसमें देख सकते हो, पहले वो सुबह फैक्ट्री में जाकर फ़िश को अलग अलग करके उनकी सफाई करता, फिर थोड़ी देर सोकर दोपहर में स्कूल चला जाता, फिर वो मार्केट जाता जहाँ वो लोगों का सामान ढोने का काम करता, फिर उसके बाद अगर वो भी ना होता तो फिर वो रेलवे स्टेशन जाकर खाली बोतलों को बीन कर कबाड़ी वाले को बेच देता ताकि उससे कुछ पैसा आ सके। रात हो चुकी थी, चिड़िया घर नहीं लौटा था। झिमली पड़ोस की खिड़की से टीवी पर डांस देख रही थी। आप यहाँ देख सकते हो, ये इनका घर है और यहाँ पर एक दूसरी खिड़की है जिसमें से झिमली टीवी देख रही है। लेकिन जतरिया को टीवी देखना पसंद नहीं था। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन तो कामकाज करने में गुजर जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती। यानी कि जो जतरिया भाई हैं वो यहाँ आ तो गए हैं, सरवाइव भी कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी यहाँ नहीं लगता, बल्कि वो सारी पुरानी यादें उनको सताती जो वो पहले की उनके टाइम की हैं। क्या है? पुराने दिनों की यादें। जतरिया घने हरे भरे जंगलों और पहाड़ों के दरमियान खेड़ी गांव में पैदा हुआ था। यानी कि जो जतरिया आज मुंबई में रह रहे हैं वो मुंबई के नहीं बल्कि एक गांव के हैं जो खेड़ी गांव था। इसके अपने लोग यहाँ परसों से रहते आए थे, इस ज़माने से जब इसके दादा भी पैदा नहीं हुए थे। यानी कि इनके परदादा के टाइम से ये लोग यहाँ रह रहे थे। जतरिया के गांव में बड़ा सुकून था लेकिन सन्नाटा ना था। मीठी मीठी और कानों को भली लगने वाली आवाज़ें आती थी, मसलन बहते पानी का शोर, चिड़ियों की चहचहाट और पेड़ों की लहलहाट। लोग खेती बाड़ी करते, पास के जंगलों में जाते, आपस में बैठकर बातें करते, साथ साथ गाते और जंगली फल और जंगल की सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे करते। बड़ों के साथ काम करते बच्चे
बहुत सी बातें सीख जाते हैं, मसलन डांस करना, बांसुरी बजाना, ढोल बजाना और मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना। यानी कि अपने गाँव का रूटीन बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बड़ा सुकून है। आप ये नहीं कह सकते सुकून का मतलब सन्नाटा है। और वहाँ पर आपको पता है गाँव में पेड़-पौधे होते हैं, तो उस पे चिड़िया वगैरह होती हैं, उनके एक साउंड हमेशा आता ही रहता है। और जो मेन काम है यहाँ का लोगों का वो खेती-बाड़ी है, तो लोग आपस में बैठकर बातें करते, जंगलों में निकल जाते, वहाँ से लकड़ी इकट्ठी करते और उनके साथ बच्चे भी होते हैं जो तरह-तरह की चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हुए उनके साथ वो सब चीज़ें सीखते हैं, जैसे बाँसुरी कैसे बजाते हैं, ढोल कैसे बजाते हैं, बर्तन कैसे बनते हैं, परिंदों को पहचानना और इनकी आवाज़ों की नकल करना वगैरह। लोग अपने इस्तेमाल की चीज़ें जंगल से इकट्ठा करते हैं, कुछ चीज़ों को वो दरिया के पास शहर में ले जाके फ़रोख्त कर देते हैं, इस पैसे से नमक, तेल, चावल और कपड़े वगैरह खरीदते। इस गाँव के लोग एक बड़े ख़ानदान की तरह एक साथ रहते। जतरिया की बहन की शादी इसी गाँव में हुई थी। लोग एक दूसरे की मदद करते और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देते। खानदान के बड़े बुजुर्ग शादियां कराते और झगड़ों को निपटाते, यानी सबकी यहाँ पर पूरे जिम्मेदारियों को दिखाया गया है कि बड़े लोगों का काम क्या था गांव में, जो काम वगैरह नहीं करते थे वो, जो बड़े बड़े डिसीजन होते थे घर में शादी ब्याह के वो सारे करते, और अगर किसी का किसी से झगड़ा हो जाता तो उसको सुलह भी वही करवाते। जतरिया एक तंदुरुस्त और ताकतवर जवान था। वो खेतों में मेहनत से काम करता और इसके दोस्त जंगल में जाते और वहाँ से फल और दीदी पौधे इकट्ठा करते और दरिया से मछलियाँ पकड़ते। फिर वो इन चीज़ों को शहर में बेच देते। त्योहारों के दिनों में जतरिया अपनी उम्र के लड़कियों के साथ नाश्ता और ढोल भी बजाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का खुशगवार माहौल है यहाँ पर। तो मतलब एक बहुत अच्छी लाइफ जतरिया अपने गांव में जी रहा है दरिया के पार। यानी कि इनके गांव में एक बीच में एक दरिया है, इस तरफ सारी इंडस्ट्री वाला यानी सिटी और इधर इनका विलेज। एक दिन खेड़ी वालों ने ये सुना कि दरिया पर एक बहुत बड़ा बांध या डैम बनेगा। इसके लिए एक बड़ी दीवार बनाई जाएगी जो दरिया के पानी के बहाव को रोकेगी। इसकी वजह से खेड़ी और आसपास के बहुत से गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने आबाई गांव और पुश्तैनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। चंद दिनों के बाद ही सरकारी अफसरान और पुलिस ने इन गाँवों को का दौरा करना शुरू कर दिया। गाँव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी थी। कुछ बच्चे इनके पीछे हो लिए और कुछ डर गए। इन्होंने रोना शुरू कर दिया। सरकारी अफसरों ने दरिया की लंबाई, चौड़ाई, खेत, जंगल और गाँव की पैमाइश की। इन्होंने गाँव के बड़े के साथ बैठकर बातचीत भी की। इन्होंने कहा दरिया के किनारे जो गाँव है इनको हटाना पड़ेगा। जिन लोगों के पास खेड़ी में अपनी ज़मीन है इनको दूसरे किनारे पे दरिया से दूरी जगह दी जाएगी, वहाँ इनको हर चीज़ मुहैया कराई जाएगी, मसलन स्कूल, बिजली, अस्पताल, बसें और रेलगाड़ी वगैरह। यानी कि अमजद दरिया उस बात को बता रहा है जिसके बाद इसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। यानी कि कुछ लोग इनके गांव में आए जिनको सरकारी अफसर इन्होंने कहा है, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो नदी है इसके पानी को रोकने के लिए एक डैम यानी कि एक बांध बनाया जाएगा। और आपको पता है जहाँ डैम बनता है उसके आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया जाता है, ताकि कभी कोई आपदा वगैरह या कोई इमरजेंसी हो तो वो जो आसपास के लोग हैं वो ना डूबे। हालांकि कुछ लोगों को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि कोई भी अपनी पुश्तैनी जगह या अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। और उन्होंने क्या बताया कि जब वो इन लोगों को यहाँ से हटाएंगे तो उन्हें दूसरी जगह घर मकान दिया जाएगा, जहाँ पर बिजली होगी, अस्पताल होंगी, बसें होंगी और सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो इन्हें दी जाएंगी। वहाँ इनको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिनका खेड़ी में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जतरिया के माँ बाप और ज़्यादातर उम्र रसीद लोग अपना गांव छोड़ने पर खुश ना थे। ये सब बातें सुनकर जतरिया को थोड़ा खौफ तो हुआ, मगर वो नएपन के एहसास से खुश था। इसने सोचा कि शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। घर ऐसा होगा जिसमें बटन दबाते ही रोशनी हो जाएगी और टोटी खोलते ही पानी आ जाएगा। वो शहर बस से शहर को जा सकेंगे। जब इसके बच्चे होंगे तो वो इनको स्कूल भेजेगा। बच्चे इसकी तरह जाहिल नहीं रहेंगे। यानी कि जब उनने सारी फैसिलिटीज़ के बारे में सुना तो उसे लगा कि अब तो वो एक बहुत अच्छी लाइफ जिएगा जिसमें सारी चीज़ें उसे आसानी से दी जाएंगी। एक नई जगह, अब ये उस टाइम को बता रहे हैं जब उनको शिफ्ट कर दिया गया है, और उस नई जगह को एक्सप्लेन किया गया है जहाँ पर उनको उनके घर से हटाने के बाद बसाया गया है। गर्मियों की दोपहर थी। जतरिया कड़ी धूप और गर्म हवा से निठालता। पक्की सड़क के गर्म पोरताल से इसके पाँव जल रहे थे। साए के लिए कहीं कोई दरख्त भी न था। चंद घर और दुकानें थीं। जतरिया दवाई खरीदकर अपने घर को वापस जा रहा था। इसकी पीठ पर एक पुराना टायर रखा हुआ था। इन दिनों वो पुराने टायरों के रबड़ के टुकड़ों से अपने घर का चूल्हा जलाता था। ये जल्दी आग पकड़ लेते थे और इनसे लकड़ी की बचत हो जाती थी। लेकिन इन टायरों का धुआं और बदबू बड़ी तकलीफदा होती थी। यानी कि अब जहाँ वो शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर
मतलब तरक्की जो इन्होंने सोची थी वो नाम को भी ना थी। एक सुनसान खाली सड़क थी, आसपास बंजर ज़मीन थी, और जब कहीं फैसिलिटीज़ नहीं होती और इंसान मेहनत करता है तो उसकी हालत खस्ता हो जाती है। वहीं ये दिखाया है कि वो काम से वापस आ रहा है तो उन्हें एक टायर अपने कंधे पर डाल रखा है, जो वो अपने घर के चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालाँकि वो जल्दी जल जाता है लेकिन वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। सिंदूरी नाम के इस नए गाँव में हर चीज़ के पैसे देने पड़ते थे। दवा, ग़िज़ा, सब्ज़ी, लकड़ी और जानवरों का चारा, हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। मिट्टी का तेल खरीदना इनके लिए महँगा पड़ता था, इसलिए इन सब के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? यानी कि टायर वो क्यों जलाते थे? हालाँकि वो इतना नुकसान देता क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ पैसों की खरीदी जा रही है जो वो नहीं खरीद सकते क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है, और वो पैसा कहाँ से लाएँ, ठीक है? सोचते-सोचते जतरिया घर पहुँच गया। घर की छत टीन की चादर की थी, जिसकी वजह से घर भट्टी की तरह गर्म था। जतरिया की बीवी को तेज़ बुखार था। इसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सिडिया को गोद में लेकर सुला रही थी। घर में कोई और बड़ा बूढ़ा ना था, क्योंकि जतरिया के माँ-बाप को खेड़ी गाँव छोड़ने की खबर से इतना सदमा हुआ था कि वो नए घर में आने से पहले ही चल बसे। यानी कि यहाँ अगर इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि जो घर इन्हें अलॉट किए गए हैं उनकी छत भी पक्की नहीं है, टीन की है, जो सूरज की तेज़ तपिश से बहुत गर्म हो गई हैं, और घर का माहौल बिल्कुल भट्टी की तरह है, जिसमें इनकी बीवी जो है वो बीमार है, उसे बहुत तेज़ बुखार है, और जो बच्चे हैं वो छोटे हैं। मतलब छोटी बेटी जो है उसे छोटे वाले भाई को अपनी गोद में ले रखा है, जो कि सुनने में ही इतना इमोशनल लग रहा है, और वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। सोचिए कितना मुश्किल है। सिंदूरी गांव में गिनती के 8-10 ऐसे खानदान थे जिन्हें वो अपना कह सकता, और जो इसके अपने गांव से आए थे। इसका पूरा गांव बिखर गया था और जहाँ जिसको जगह मिली चला गया था, मगर ये तो वो गांव नहीं था जिसका ख्वाब जतरिया ने देखा था। यानी जिस तरह इन्हें बताया गया था हवा, पानी, बिजली, सड़क सब होंगे, वो इसके जस्ट अपोजिट था। इस गांव में बिजली थी मगर सारे दिन में सिर्फ कुछ देर के लिए, फिर बिजली का बिल भी अदा करना पड़ता। पानी के नल थे मगर पानी तो ना था। इस गांव में जतरिया को जो घर मिला था इसमें एक कमरा था जिस पर टीन की एक चादर पड़ी हुई थी। जानवरों के लिए के रखने की कोई जगह थी ही नहीं। इसके पास थोड़ी सी ज़मीन भी थी लेकिन ये ज़मीन खेती के लायक ना थी, इसमें चट्टानें और पत्थर ज़्यादा थे। बहरहाल जतरिया और इसके घर वाले बड़ी मेहनत करते फिर भी वो अपनी ज़मीन पर कुछ फसल ना उगा सके और ना ही इतने पैसे कमा सके जिससे बीज और खाद खरीद सकते। खेड़ी में तो लोग ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे, अगर कभी बीमार हुआ भी तो गांव में ऐसे लोग थे जो जड़ी बूटियों से इलाज कर देते। इन दवाओं के इस्तेमाल करने से लोग ठीक हो जाते। यहाँ सिंदूरी गांव में एक अस्पताल था लेकिन वहाँ डॉक्टर का मिलना मुश्किल था। अस्पताल में दवाएं भी नहीं थी। यानी कि यहाँ पर जहाँ पर ये रह रहे हैं इसका माहौल इतना ख़राब है कि चीज़ें हैं मगर टाइम पर मौजूद नहीं है, ठीक है? यानी उनकी हालत बहुत बुरी है। यहाँ एक स्कूल भी था मगर यहाँ के उस्ताद का खेड़ी गांव के बच्चों की तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं था, क्योंकि वो दूसरी जगह से आए थे तो टीचर भी उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इन बच्चों को नई ज़बान में तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सिंदूरी गांव के लोगों ने खेड़ी से आने वालों का इस्तकबाल नहीं किया। इन्होंने इनकी ज़बान और इनके तर्ज ज़िंदगी को अजनबी महसूस किया। इन्होंने खेड़ी वालों का मजाक उड़ाया और इनको बिन बुलाए मेहमान कहा। जतरिया ने जो ख्वाब देखा था वो पूरा ना हो सका। यानी जिस जगह इन्हें शिफ्ट किया गया है वहाँ के लोग भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनको कोऑपरेट करने के बजाय वो भी इनका मजाक ही उड़ा रहे थे। कुछ सालों बाद, ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि लाइफ कैसे धीरे धीरे किस ट्रैक पे जा रही है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। जतरिया कुछ साल बाद सिंदूरी गांव में ही रहा। बच्चे भी बड़े हो रहे थे लेकिन इसका दिल सिंदूरी में नहीं लगता। इसको अब भी अपने खेड़ी गांव की याद सताती थी, लेकिन अब तो खेड़ी गांव ही नहीं रहा था। इसकी जगह एक बड़ा बांध बन चुका था और खेड़ी के अंदर और चारों तरफ पानी की एक बड़ी झील थी। जतरिया ने एक दिन सोचा अगर हम बिन बुलाए मेहमान हैं तो हम किसी दूसरी जगह जा सकते हैं जहाँ हमारे ख्वाब पूरे हो। जतरिया ने अपनी ज़मीन और अपने जानवर बेच दिए और मुंबई आ गए। यहाँ इसने अपने घर वालों के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। इसका एक ही ख्वाब था कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा, इनका मुस्तकबिल अच्छा बनाएगा और इनको अच्छी ज़िंदगी देगा। यहाँ भी ज़िंदगी आसान ना थी, अलबत्ता इसको ये उम्मीद थी कि हालात बेहतर हो जाएंगे। यानी कि अब ये सिंदूरी गांव से मुंबई शिफ्ट कर गए, जहाँ पर इन्होंने सोचा कि शायद कुछ बेहतर हो, क्योंकि इंसान बेहतर की ही तलाश में रहता है। जतरिया ने एक कमरे पर मुश्तमिल अपनी झोपड़ी की मरम्मत के लिए पैसे जमा करना शुरू किए। इसके रिश्तेदारों ने इसे समझाया, इस पर अपना रुपया बर्बाद मत करो,
कौन जाने हमें यहाँ से भी किसी दूसरी जगह जाना पड़े। मुंबई में हम जैसे बाहर से आए हुए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जतरिया को खौफ महसूस हुआ और वो परेशान हो गया। इसने सोचा, हमने खेड़ी गांव को छोड़ा और सिंदूरी में आबाद हुए। फिर सिंदूरी छोड़कर मुंबई आ बसे। अब अगर यहाँ से भी जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे? इतने बड़े मुंबई शहर में क्या हमारे खानदान के लिए कोई छोटी सी जगह भी नहीं है? यानी कि अब जब वो मुंबई आ गए हैं तो उन्हें पता चला है कि जो लोग मुंबई के हैं वो तो हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन ये जो कि रेंट पर है, आपको पता है रेंट पे जो लोग रहते हैं वो जो उनका लैंडलॉर्ड होता है उसकी ही मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रह पाते हैं। अगर उसने बोला जगह खाली करनी है तो फिर उन्हें खाली करना पड़ता है, चाहे वो वहाँ पर कितना ही एडजस्टमेंट कर चुके हों। तो इन्होंने सोचा कि अभी मुंबई में अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन वहाँ पर भी इन्हें यही खौफ है ना जाने कब इनको इनके घर को छोड़ना पड़े, क्योंकि वो रेंट का है और दूसरे की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग है। और इसी डर के साथ, इसी खौफ के साथ वो अपनी लाइफ को शुरू करे हुए हैं, यानी कि जी रहे हैं। इस कहानी में हम सिर्फ ये समझ पा रहे हैं कि कैसे एक इंसान को उसकी जगह से माइग्रेशन करना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है, और फिर उसके लिए लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाती है। और इन लोगों को जिन्हें जो इस तरह माइग्रेट होकर आते हैं और जिस जगह जाते हैं वहाँ के लोग भी उन्हें अजीब नज़रों से देखते हैं, जैसे उनके साथ कोई, कहते हैं ना, उनके साथ गलत नहीं हुआ बल्कि वो दूसरों के साथ गलत कर रहे हो। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इसके आगे क्या और कितना पढ़ते हैं और क्या समझ